आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के आधे से ज्यादा आबादी वाले पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों में बीसी को 42% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला बीसी समुदाय के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मार्च 2025 में हुए विधानसभा सत्र में सरकार ने पहले ही बीसी के लिए 42% आरक्षण की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। इस सत्र में शिक्षा, नौकरियों और स्थानीय निकायों में बीसी के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2 बिल पास किए थे। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी पंचायती चुनाव से पहले आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकायों में 42% बीसी आरक्षण लागू करने का निश्चय किया है। तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 30 जून 2025 को एन रामचंद्र राव को तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिंह ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और गलत नेतृत्व चयन का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर पार्टी की रणनीति पर असहमति जताई थी, हालांकि हिंदुत्व विचारधारा पर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजा सिंह तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। राजा सिंह ने 2014, 18 और 23 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गोशा महल सीट से जीत हासिल की थी। खासतौर पर 2018 में जब भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवार हार गए थे, तब भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी थी। तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी देने पर भाजपा प्रवक्ता रचना रेड्डी ने कहा कि अचानक एक सर्वेक्षण सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि तेलंगाना में लगभग 60% बीसी हैं। इसके आधार पर रेवंत रेड्डी का दावा है कि वो एमपीटीसी, जेडपीटीसी और अन्य चुनाव सहित ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में बीसी के लिए 42% आरक्षण शुरू करने जा रहे हैं। तेलंगाना में 2 साल से अधिक समय तक स्थानीय निकाय चुनाव में देरी के बाद कई शर्तें लागू हो गई हैं, समाप्त हो गया है कि और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रेवंत रेड्डी कृपया ऐसे तथ्य और आंकड़े पेश करें जो तेलंगाना की अनुभवजन्य जमीनी हकीकत से मेल खाते हों। पूर्व मंत्री और बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने आज न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष आयोग से मुलाकात की और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, बैराज मेदीगड्डा, अन्नाराम और सुंडीला की मंजूरी और निर्माण से संबंधित उनके पास उपलब्ध जानकारी सौंपी। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अब सरकार में नहीं है, इसीलिए सभी संबंधित दस्तावेज राज्य प्रशासन के पास हैं। राव ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव, जीएडी सचिव और सिंचाई सचिव को पत्र लिखकर कैबिनेट फैसलों और नोट्स का अनुरोध किया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने अपने पास मौजूद जानकारी के साथ एक नोट जमा किया, जिसमें मेदीगड्डा, अन्नाराम और सुंडीला बैराज से संबंधित 6 कैबिनेट मंजूरी और 3 विधानसभा मंजूरी का विवरण शामिल था। राव ने कहा कि उन्होंने अनुमोदन और चर्चाओं पर विस्तृत जानकारी के साथ आयोग को दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक मानहानि मामले में राहत दी है। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रकाशित करप्शन रेड कार्ड विज्ञापन और कथित तौर पर झूठे प्रचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, केपीसीसी के अध्यक्ष होने के नाते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य नेतृत्व में बदलाव की अटकलों को एक बार फिर से खारिज कर दिया और कहा कि इस बारे में कांग्रेस आलाकमान से कोई चर्चा नहीं हुई है। सिद्धरामैया ने आज कहा कि मैं आपको कितनी बार कहूं कि इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों पर कोई चर्चा नहीं हो। इस मुद्दे पर आलाकमान से कोई चर्चा नहीं हुई है। सिद्धरामैया जो दिल्ली में है, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिससे कर्नाटक में संभावित मुख्यमंत्री परिवर्तन की अटकलों को
बल मिला। सिद्धरामैया ने एक्स पर कांग्रेस नेताओं की खरगे के साथ हुई बैठक की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं और राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीबीएमपी द्वारा कुत्तों को चिकन और चावल खिलाने के लिए जारी किए गए टेंडर पर बीबीएमपी के विशेष आयुक्त सुलरकर व्यास ने कहा कि बीबीएमपी न केवल सड़क पर रहने वाले कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बल्कि रेबीज से बचाव के लिए उन्हें टीका लगाने के लिए भी कई कदम उठाती है। उस पहल के तहत बीबीएमपी क्षेत्रों में जहाँ कुत्ते के काटने के मामले अधिक आम हैं, या तो कुत्तों को खिलाने वाला कोई नहीं है या खिलाने वाले स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष है। इसीलिए कुत्तों और मैला ढोने वालों की आक्रामकता को कम करने के लिए हम कुत्तों को खिलाने के लिए इस पहल को शुरू करने का फैसला ले रहे हैं। AWBI और पशुपालन दिशा निर्देशों के अनुरूप है। उन्हें ध्यान में रखते हुए जहां भी इस प्रकार के केंद्रित क्षेत्र हैं, हम बीबीएमपी के 8 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र को 36 लाख रुपए आवंटित किए हैं और हम प्रति क्षेत्र 100 स्थानों पर 400 से 500 कुत्तों को ले जाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर अपने कृत्यों के कारण लगातार कांग्रेस की केरल इकाई की कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं, जिसमें पार्टी को मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है। आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी की आलोचना वाला उनका लेख एक मलयालम दैनिक में प्रकाशित होने के एक दिन के बाद वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मुरलीधरन ने आज तिरुवनंतपुरम के सांसद पर तीखा हमला बोला और उनसे आग्रह किया कि अगर वो कांग्रेस के भीतर लाचार महसूस करते हैं तो उन्हें स्पष्ट राजनीतिक रास्ता चुनना चाहिए। मुरलीधरन ने संसद और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में शशि थरूर की मौजूदा दोहरी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उनके सामने 2 रास्ते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अगर मतभेद हैं तो पार्टी के भीतर उन्हें व्यक्त करने की गुंजाइश है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि वे वर्तमान व्यवस्था में बने रहने में असमर्थ हैं तो उन्हें सौंपे गए पदों से हट जाना चाहिए और अपनी पसंद का राजनीतिक मार्ग चुनना चाहिए। NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और विदेशी मीडिया को खुली चुनौती दी है। अजीत डोभाल ने ललकारते हुए कहा कि यह फोटो तो दिखाओ जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान हुआ हो। अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा कि भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। मद्रास IIT के 62वें कॉन्वोकेशन में NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा के पार 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया और उनमें से कोई भी चूका नहीं। अजीत डोभाल ने सीमा पार के खतरों को बेअसर करने में भारत की क्षमता और तकनीकी योग्यता पर गर्व जताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने कहा कि सटीकता ऐसी थी कि भारत को पता था कि कौन कहाँ है। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि हर लक्ष्य पर सटीक प्रहार हुआ है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।